Hello students. Today we are going to discuss about the relationship between small g and capital G, that is acceleration and gravitational constant. ओके तो देखो, इस पर डिस्कस करने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। उस पर एक क्वेश्चन है कि द ratio of the time periods of revolution of two bodies or two planets around the sun is 2:2, 2:3. The ratio of the time period of revolution of two planet around the sun is 2:3. कहता है कि किसी दो प्लैनेट के रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का जो रेशियो ऑफ टाइम है, टाइम का रेशियो 2:3 है, टाइम का रेशियो। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई का रेशियो क्या होगा, समझ रहे हो? मीन्स दो प्लैनेट है, उसके टाइम का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। तो उसके रेडियाई का रेशियो क्या होगा? अपना क्वेश्चन ये है। देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, यहाँ आप अप्लाई करोगे केप्लर्स लॉ, ठीक है। केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ स्टेट दैट, क्या बताता है केप्लर्स लॉ? कि अगर मान लो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, अगर T1 और T2 उसका टाइम रिवोल्यूशन का टाइम है, T1 और T2, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ठीक है, R2 क्यूब। अब यहाँ पर इसका आप क्या करोगे, वैल्यू पुटअप कर दोगे। कहता है क्या मैं इसको T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। और इसको मैं R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब जो कहते हैं लिख सकता हूँ, हो जाएगा ना। या फिर आप इसको लिख सकते हो R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, कितना रेशियो है, 2:3, मतलब 2:2 अपॉन 3 का होल क्यूब, होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। तो बताओ, क्या इसको, अगर इस क्यूब को मैं इस साइड लेकर आऊं तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2/3 का होल 2/3 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। भाई ये पावर में है, पावर जब इस साइड आएगा तो इसके डिवीजन में हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अपने पास जो रेशियो आ रहा है R1:R2, ये कितना आ रहा है, 2:3 का होल टू द पावर 2/3, या फिर इसको लिख सकते हो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/3 का होल टू द पावर 2/3, और ये हो जाएगा अपना आंसर।
ठीक है, क्लियर है ना। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उससे आप ये पहले सोचो कि कौन सा लॉ हम इस पर अप्लाई करेंगे, किस लॉ को ये फॉलो कर रहा है। हमारे पास T1 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है, और इसका रेशियो केप्लर्स लॉ बताता है कि T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें निकालना भी क्या है, रेशियो ऑफ रेडियाई, और ये जो रेडियाई है वो क्या है, R। तो R1 और R2 का हमें रेशियो निकालना है। यहाँ हमें R1 अपॉन R2 मिल गया 2/3 का होल टू द पावर 2/3। क्लियर है ना। ओके, नाउ we are going to discuss about the relationship between small g and capital G, means gravitational law gravitational constant and acceleration due to gravity। चलो शुरू करते हैं अपना रिलेशनशिप बिटवीन, देखो बिटवीन कहीं कहीं आपको B/W भी मिलेगा, इसे आप ब्लैक एंड वाइट मत समझ लेना, ये बिटवीन का सिंबल होता है। ठीक है, बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस जी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस जी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ रहे हो। चलो मान लो अपने पास कोई एक बॉडी है, यह है अर्थ। क्या है, अर्थ। तो अर्थ है तो इसका कुछ रेडियस होगा ना। इस रेडियस को अगर मैं मान लूँ R, इस अर्थ से कोई एक प्लेनेट है जो h डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर, h डिस्टेंस पर, मीन्स यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, h। समझ रहे हो, कितना है, h। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बताओ। अब देखो यहाँ पर इसका जो मास होगा, अर्थ का जो मास है, इसको मैं मान लूँ m, कैपिटल M। इसका जो मास है वो मैं मान लूँ m, स्मॉल m। ये जो मास है अर्थ का है, ये क्या है, अर्थ। तो अर्थ का मास कंसीडर किया जाता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और इसका जो रेडियस होता है ये क्या हो गया, m, और जो रेडियस होता है r वो कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। समझ रहे हो, किसका, अर्थ का। ये दोनों किसके लिए हैं, अर्थ के लिए। अर्थ से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, h, मीन्स a planet is situated at a height h डिस्टेंस पर है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से ये कितने डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पर। इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, h। ठीक है, इस h को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये हो गया h डिस्टेंस पर। ठीक, तो देखो अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना वर्क करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स
इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है एक्सेलरेशन के केस में। यहाँ पर जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको मैं स्मॉल जी मान लेता हूँ, यहाँ पर लेट लिख लो, ठीक है। लेट अ प्लैनेट इज सिचुएटेड एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg, इतना होता है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, लुक नाउ, अब देखो न्यूटन्स लॉ क्या बताता है। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या बताता है कि द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर जो अपना प्लेनेट है वो तो दो है ना, ये हो गया अर्थ और एक प्लेनेट हो गया ये छोटा सा। इसका जो हाइट है वो यहाँ से कितने पर है, h पर, और ये इसका सेंटर है, ये है अगर r, तो बताओ यहाँ से और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इस सेंटर से और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r प्लस h होगा ना। तो r की जगह हम क्या यूज करेंगे, r प्लस h, मीन्स f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 ये भी किसके इक्वल हुआ, f के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट what we get here, F is equal to mg and इक्वेशन सेकंड कितना कहता है, F इज इक्वल टू G इंटू m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ड्यू टू रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन द हाइट मेजर्ड from अर्थ टू प्लेनेट, यहाँ r जो है वो h से क्या है, बड़ा है, तो उस केस में f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू m अपॉन r स्क्वायर। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता है f इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 3 कहता है f इक्वल टू g mm अपॉन r स्क्वायर, मीन्स f इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू g इंटू mm अपॉन r स्क्वायर। लिख सकते हैं ना भाई, f अगर mg के इक्वल है, यही f अगर g mm अपॉन r स्क्वायर के इक्वल है, तो mg इक्वल टू g mm अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया mg इज इक्वल टू g इंटू mm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये m और ये m क्या हो गया, कैंसिल। g इक्वल टू क्या आ गया, g इंटू m अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, किसकी, g की वैल्यू पुटअप कर दो। इसको हम लिख सकते हैं कि g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू m मीन्स
मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन क्या लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 6.67 इंटू 6 अपॉन कितना आ जाएगा 6.4 का होल स्क्वायर। कहो कैसे? पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, 6 2 जा 12 होगा ना ये, और फिर इतना मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12 होगा। अब इसको आप अगर कैंसिल्ड आउट करते हो तो कितना अपने पास आएगा 10⁻⁻23 इंटू 10⁻24। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? ये अगर 12 6 2 जा 12 अगर ऊपर जाएगा तो -12 होगा। नहीं समझ में आया ना? चलो इसको एक स्टेप और लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा, दूसरे पेज पर इसको समझो आप। चलो इसको हम अगले पेज पर करते हैं। यहाँ तक का क्लियर है? यहाँ तक हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पुटअप की है। ओके, अब देखो इसके आगे क्या होता है। हम इसकी वैल्यू को फिर से लिख लेते हैं। G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻12 सॉरी 24 नॉट माइनस 24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर होगा ना। अब इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं ना भाई। ये स्क्वायर में है, हमने दो बार लिख दिया 6.4 इंटू 10⁻6 6.4 इंटू 10⁻6। क्लियर है? अब देखो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू यहाँ 10⁻6 और 10⁻6 ये दोनों बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है, पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, मीन्स 6 इंटू 10⁻24 अपॉन हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ। ओके, यहाँ लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो मैं लिख दूंगा 10⁻⁻12। भाई यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 लिख सकते हैं ना। अब इसको कैलकुलेट करो 6.67 इंटू 10⁻, बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा 10⁻⁻23 होगा ना, इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। क्या मैं इसको 10⁻23 है 10⁻24, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकता हूँ ना, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये तो हो जाएगा 60, या फिर इस 10 को इस डेसिमल से कैंसिल कर सकते हो। और फिर जब इसे आप कैलकुलेट करोगे
तो रिजल्ट अपने पास आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो? और इसी 9.77 को ये आया जी की वैल्यू, मैं कितना लिखता हूँ, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा आपको माइंड चलाना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो यहाँ भी 2 डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल है। आप क्या करोगे, इन दोनों को 64 इंटू 64 कर दोगे और इसको 667 कर दोगे। डेसिमल ऑलरेडी कैंसिल्ड आउट, फिर उसको कैंसिल करोगे, इजीली आपका रिजल्ट आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते हो कि 7 5 से ज़्यादा हो या 5 हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं। राउंड अप करने पर कितना आ जाएगा, 7.77 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं ना। यही रिजल्ट आता है अपने पास, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन में हमने देखा है कि जी एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मैं एक बार यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एम जी इक्वल टू क्या हमने लिखा था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लिखा था ना, और यहाँ से m और m कैंसिल हो गया था। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि g की वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g मीन्स व्हाट, g नहीं लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies two bodies, value of gravitational force between two bodies, that is F is equal to mg and gravitational constant that is g, both are F equal to mg related as, कैसे रिलेट होते हैं, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि g की जो वैल्यू होती है मीन्स वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट का मास कितना था, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m था, यहाँ स्मॉल m है क्या, नहीं है। मतलब साफ है कि g की जो वैल्यू होगी वो अर्थ के मास पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर और अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करती है, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ अगर स्मॉल m होता तब तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती। मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको एक बहुत अच्छी बात समझ में आने वाली है, वो ये कि इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर and a stone in vacuum, अगर हम वैक्यूम में एक पेपर के पीस को और एक स्टोन को दोनों को ड्रॉप करते हैं, देन बोथ रीच
to the ground at same time। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर वैक्यूम में उसको दिया, यहाँ आपने कंडीशन देखा है वैक्यूम, अगर वैक्यूम में आप इन दोनों को ड्रॉप करते हो तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता है, तो उस केस में ये दोनों एक साथ जमीन पर आएंगे। बट इन केस ऑफ एयर, अगर हम एयर में इन दोनों को ड्रॉप करते हैं, देन स्टोन रीच फर्स्ट टू द ग्राउंड। And then slightly later the piece of paper, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो वैक्यूम में दोनों एक साथ जमीन पर आएंगे, लेकिन अगर हम एयर में छोड़ रहे हैं तब क्या होगा? पीस ऑफ पेपर बाद में, लेकिन पहले कौन आएगा? स्टोन। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एयर resist the paper more। समझ रहे हो? एयर इसको ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा, और जब इस ज़्यादा रोकेगा तो ये बाद में आएगा, बाद में नीचे आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। पेपर का मास क्या है? कम है। पीस ऑफ पेपर का मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो उस पर जो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, मतलब रेसिस्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी? कम। लेकिन पेपर के केस में रेसिस्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसका मास को है कम। क्लियर है ना? तो ये कुछ बातें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।